Hello, welcome my dear friends in another informative lecture of radiation physics and लास्ट लेक्चर को हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे रोका हुआ था, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे. सो we will study about waves. A wave is an entity that varies in time and space. A common example of a wave is the variation of the water level in the ocean. हमने पढ़ा है या फिर सुना हुआ है कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं, वो एक टाइप की वेव्स होती है. बट इन द फिजिक्स वी स्टडी दैट वेव्स आर करेक्टराइज्ड बाय ए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी. देयर आर थ्री characters of waves. Number 1 wavelength, number 2 frequency, and number 3 velocity. So wavelength is the distance between successive crests of waves. वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट ऑफ द वेव्स. एंड इफ जैसे कि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर में. सो नाउ फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव ऑसिलेशंस पर यूनिट ऑफ टाइम and frequencies are measured in cycle per second, and 1 cycle per second is equal to 1 hertz. Okay, so the wave period is the time period for one wavelength to pass. So wave period is 1 by f. So this is important. The wave period is the time period for one wavelength to pass. और वेव पीरियड इज 1 by f. अगर क्वेश्चन आता है वेव पीरियड, तो क्या है? 1 by f. ये f क्या है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में करते हैं? हर्ट्ज में. हर्ट्ज को साइकिल पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड और नॉट? कमेंट. एंड नाउ द वेव वेलोसिटी इज द product of the wavelength and frequency and measured in meter per second. Wave velocity is also like velocity. तो velocity को हम लोग किस चीज़ में मेज़र करते हैं? मीटर पर सेकेंड में. सो velocity इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में मेजर होगी, एंड वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, सो इट बिकेम मीटर पर सेकेंड. And now electromagnetic radiation is a wave that is associated with oscillating electric and magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो वेव होती है जो कि ऑसिलेशन करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में. ओके, अगर आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, देन हम लोग उसके बारे में जानेंगे. विजिबल लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. विजिबल लाइट क्या होती है? जो हम लोग दिन में देखते हैं, नॉर्मल जो लाइट है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक पार्ट है. द सन इमिट्स द एनर्जी दैट इज इट जनरेट्स इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस बाय रेडिएटिंग विजिबल लाइट. सन जो सूर्य है वो विजिबल लाइट को इमिट करता है, निकालता है. उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती हैं, उसी से ये विजुअल लाइट निकलती हैं. ओके, सो नाउ लेट मी रिमूव दिस. एंड एक्सरेज. एक्सरेज आर ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक प्रकार है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिप्रेजेंट्स ए ट्रांसवर्स वेव in which the electric and magnetic fields oscillate perpendicular to the direction of the wave motion. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इसमें ट्रांसफर वेव है जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ लाइट. और इस लाइट की स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं. तो वैल्यू ऑफ c मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इन वैक्यूम. निर्वात में
सनलाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है ये फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का प्रोडक्ट होता है। ओके, गॉट इट। सो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ ए लॉन्ग वेवलेंथ। अभी जैसे कि C इज इक्वल टू एफ अपॉन लैम्डा, तो ऑब्वियस सी बात है F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा, और अगर लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये जो लिखा है कि लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ ए लॉन्ग वेवलेंथ। लो है अगर फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ कितनी होगी? लॉन्ग होगी। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। ये भी हम लोग ने देखा किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। ठीक है, अभी हम इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे भी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी फोटॉन्स। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड, मीनिंग दैट इट एग्जिस्ट इन डिस्टेंस क्वांटिटीज कॉल्ड photons. Photons may behave as wave और particle but have no mass. photons में कोई भी मास नहीं होता है। फोटोन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो फोटोन एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी के। अब अगर ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी? लैम्डा के, यानी कि वेवलेंथ की। तो फोटोन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, अभी यही मैंने आप लोग को समझाया। देन फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू HF। H क्या है? H है प्लैंक्स कांस्टेंट, और F को हम लोग C/λ से भी डिनोट कर सकते हैं, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। 110 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन हैज़ wavelength of 0.1 nanometer, comparable to the size of an atom. A 100 kilo electron volt photon has a wavelength of 0.01 nanometer. Okay, now let's see. This is the chart. This denotes electromagnetic spectrum ranging from radio waves to gamma rays, showing that the photon energy is directly proportional to frequency. And here we can see that X-rays and gamma rays have highest energy and radio waves have lowest energy. Okay, so radio waves have low energy frequencies and low photon energies, and gamma waves have high frequencies, high photons energies. And high energy photons are called X-rays if produced by electron interactions, but gamma rays if produced in nuclear processes. अगर ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैथोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्स-रेज। एंड अगर ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस से निकल रही हैं रेज तो उनको हम लोग गामा रेज बोलेंगे। देयर आर नो फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन एक्स-रेज एंड गामा रेज ऑफ द सेम एनर्जी। एक्स-रेज एंड गामा रेज में मैक्सिमम सेम एनर्जीज लेवल होते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस रेडिएशन फिजिक्स, तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से होता है
कि जो इंटेंसिटी है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर, मतलब कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे। द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरे बीम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। मीन्स इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरे बीम, एक एक्सरे बीम की इंटेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स के जो कि एक एरिया में निकलते हैं। एक्सरे बीम इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, तो अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी कम होगी, अगर इन डिस्टेंस को घटाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो एक्सरे बीम इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब बिकॉज ऑफ द divergence of the X-ray beam, and decrease in intensity is proportional to the square of the distance from the source. This non-linear fall-off in intensity with distance is called inverse square law. Doubling the distance from X-ray source decreases the X-ray beam intensity by a factor of f. अगर हम लोग डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी, एंड अगर हम लोग डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि इंटेंसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन कैसे घटती बढ़ती है। जनरली हम लोग डिस्टेंस और इंटेंसिटी को x1 x2 में अगर शो करें तो इनकी बीम की इंटेंसिटी चेंज होती है x1/x2 का होल स्क्वायर से। ओके, सो नाउ लेट्स सी एक्सरे जनरेटर्स। जनरेटर्स का रोल क्या होता है? एक्सरे जनरेटर्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर टू द एक्सरे ट्यूब। ओके, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस पावर अराउंड 1% इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरेज। जितना पावर निकलता है उसका बहुत कम, मतलब 1% के अराउंड ही सिर्फ एक्सरेज में कन्वर्ट होता है। वर्चुअली ऑल करंट एक्सरेज जनरेटर्स इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट यूज 3 फेज पावर सप्लाईज। घरों में कौन सा होता है यूज? जनरेटर सिंगल फेज, बट हम लोग जो इसमें यूज करते हैं रेडियोलॉजी में तो 3 फेज पावर सप्लाईज यूज करते हैं। एंड रिलेटिव रेडिएशन इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग चलिए देख लेते हैं। एंड डिस्टेंस फ्रॉम रेडिएशन सोर्स, अगर रेडिएशन सोर्स से डिस्टेंस 0.1 मीटर है तो इंटेंसिटी 100 गुना हो जाएगी। 0.25 16 गुना, 0.5 4 गुना, 1:1, 2 1/4। अगर हम लोग मतलब डिस्टेंस 2 गुना कर देंगे तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। एंड अगर डिस्टेंस 4 गुना कर देंगे, 4x कर देंगे तो 1/16 हो जाएगी, एंड 10x कर देंगे तो 1/100 हो जाएगी इंटेंसिटी। ओके, ये आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है चार्ट। ए जनरेटर यूजेज ए ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब। एक जनरेटर ट्रांसफार्मर को यूज करता है टू इंक्रीज द वोल्टेज को बढ़ाने के लिए दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब, जो कि एक्सरे ट्यूब में अप्लाइड होता है। The generators also rectifies the waveform from AC to direct current. जनरेटर AC करंट को डायरेक्ट करंट में रेक्टिफाइज करते हैं। जनरेटर्स परमिट्स एक्सरे ऑपरेटर्स टू कंट्रोल 3 की पैरामीटर्स ऑफ एक्सरे ऑपरेशन। द ट्यूब voltage kV that is supplied across the X-ray tube,
the current that flows through the X-ray tube, the total exposure time seconds for which the tube current flows, the power dissipated equals the product of tube voltage in volts and current in amperes, or VI is the measured in watts or kilowatts. Typical transformer ratings in X-ray departments are 100 kilowatt and 1000 milliampere, which corresponds to a power of 100 kilowatts. जनरली जो हम लोग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं वो 100 किलोवाट या 100 किलोवाट और 1000 मिली एम्पियर के होते हैं, या और जिनकी पावर होती है 100 किलोवाट के किलो वोल्टेज और किलोवाट. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट्स. जनरेटर्स टाइप्स. कौन कौन से टाइप के जनरेटर्स यूज़ होते हैं? जनरेटर्स कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट पावर सप्लाई, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफिकेशन सर्किट. कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ से बने होते हैं? इनपुट पावर सप्लाई, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफिकेशन सर्किट से. सिंगल फेज जनरेटर्स यूज ए सिंगल फेज पावर सप्लाई. सिंगल फेज जनरेटर्स आर ए ब्रिज रेक्टिफायर circuit that directs the alternating flows of high voltage electrons so that is always from cathode to anode. सिंगल फेज जनरेटर्स एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट को यूज करते हैं जिससे कि अल्टरनेटिंग फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड से एनोड की तरफ होता रहे. सिंगल फेज जनरेटर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय 3 फेज जनरेटर्स फॉर यूज़ इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी. जो सिंगल फेज जनरेटर्स होते हैं उनको 3 फेज जनरेटर्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है इन द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी. एंड सिंगल फेज जनरेटर्स आर कॉमन फॉर डेंटल रेडियोग्राफी. सिंगल फेज जनरेटर्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं? डेंटल रेडियोग्राफी में, वेयर टीथ आर रिलेटिवली थिन एंड लॉन्गर एक्सपोजर टाइम्स आर टॉलरेबल, नो मूविंग पार्ट्स. तो हम लोग जनरली रेडियोलॉजी में कौन से जनरेटर्स यूज करते हैं? 3 फेज, मतलब कि 3 फेज जनरेटर्स यूज करते हैं. बट अगर सिंगल फेज जनरेटर पूछा जाए एग्जाम में कि रेडियोलॉजी में कहाँ यूज किया जाता है, तो डेंटल रेडियोग्राफी में हम लोग सिंगल फेज रेडियोलॉजी जनरेटर्स यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टीथ जो होते हैं कंपैरेटिवली टू द बॉडी थिन होते हैं और लॉन्गर एक्सपोजर टाइम भी चाहिए होता है, और ये मूवेबल नहीं होते हैं बॉडी पार्ट्स की तरह. दीज आर फिक्स्ड. एंड 3 फेज जनरेटर्स यूज़ 3 फेज पावर सप्लाई. जो 3 फेज जनरेटर्स होते हैं ये 3 फेज पावर सप्लाई यूज करते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स जनरेटर्स ट्रांसफर एंड AC इनपुट इनटू लो वोल्टेज DC. जो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर जनरेटर्स होते हैं ये AC इनपुट को लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं. देन इनटू हाई फ्रीक्वेंसी, फिर इसको हाई फ्रीक्वेंसी में AC में, हाई फ्रीक्वेंसी की AC में अल्टरनेटिंग करंट में टर्न करते हैं. एंड फाइनली इनटू हाई फ्रीक्वेंसी AC वेव फॉर्म्स that are rectified to yield a nearly constant voltage waveform. फिर ये इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी AC अल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म में टर्न करते हैं, जिससे कि एक ये उत्पन्न करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज वेवफॉर्म की, जिससे कि एक कांस्टेंट वेवफॉर्म आता रहे. हाई वोल्टेज जनरेटर्स आर स्मॉलर एंड मोर इफिशिएंट देन 3 फेज जनरेटर्स. जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं देन 3 फेज जनरेटर्स. कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर्स प्रोवाइड ए नियरली कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब. कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एक्सरे ट्यूब को. कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर्स और एक्सपेंसिव रिक्वायर मोर स्पेस
एंड आर यूज्ड इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। अब अगर क्वेश्चन है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम लोग कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, तो वो कौन सा जनरेटर होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर। और वो हमें क्यों इंटरवेंशनल में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है एंड ये ज़्यादा जगह भी मांगता है, इसलिए हम लोग इसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में यूज करते हैं। बाकी अपना जनरल रेडियोलॉजी में हम लोग 3 फेज जनरेटर्स यूज करते हैं एंड डेंटल रेडियोग्राफी में सिंगल फेज यूज करते हैं। एंड नाउ ट्रांसफार्मर्स। अ ट्रांसफार्मर changes the size of the input voltage and is capable of producing high and low voltages। ट्रांसफार्मर क्या करता है, साइज ऑफ इनपुट वोल्टेज को चेंज करता है एंड ये हाई एंड लो वोल्टेजेस को प्रोड्यूस करने का कैपेबल होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस वोल्टेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इंक्रीजेस वोल्टेज। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इट रिमेंबर, ओके। देन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस द वोल्टेज। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है। एंड स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है ये कैथोड में यूज करते हैं, कैथोड साइड। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट द कैथोड साइड। इफ 2 wires coils are wrapped around a common iron core, current in the primary coil produces a current in the secondary coil by electromagnetic induction। अगर 2 वायर हैं, कॉइल हैं, आर रैप्ड अराउंड ए कॉमन आयरन कोर, और एक कॉमन आयरन कोर से रैप्ड है, तो करंट इन द प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस ए करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल का करंट है वो सेकेंडरी कॉइल के करंट में करंट प्रोड्यूस करेगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा। द वोल्टेजेस इन 2 सर्किट्स VP and VS। VP means primary voltage and VS means secondary voltage are proportional to the number of turns in the 2 coils। टर्न्स को हम लोग N से डिनोट करेंगे, सो N प्राइमरी एंड N सेकेंडरी, सो दीज आर प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेजेस। सो VP अपॉन VS मतलब V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी इज इक्वल टू NP, meaning coils of in the turns in the primary coil and turns in the secondary coils are proportional to each other, okay। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। एंड फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द पावर इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स विल बी इक्वल। अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग सोचें तो इसमें जो पावर प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट्स में होगा वो इक्वल होगा। VP एंड IP इज इक्वल टू VS एंड IS। VI किसका फॉर्मूला होता है, पावर का। P बराबर VI होता है, तो ये वही है, पावर इन द प्राइमरी सर्किट एंड पावर इन द सेकेंडरी सर्किट, ओके। द स्टेप डाउन transformer used in X-ray generators have a secondary coil with many more turns to produce a high voltage which is applied across the tube। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो कि एक्सरे जनरेटर यूज करते हैं, एक सेकेंडरी कॉइल में मैनी मोर टर्न्स होते हैं, 500 रेशियो टू द 1 टू प्रोड्यूस ए हाई वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब, जो कि पूरी ट्यूब में अप्लाइड किया जाता है। जनरेटर्स ऑल्सो हैव ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ फीवर टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल्स। जनरेटर्स में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं विद द कम से कम टर्न्स के साथ सेकेंडरी कॉइल में। द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रोड्यूसेस ए लो वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब फिलामेंट सर्किट। एक्सरे ट्यूब फिलामेंट में
हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच प्रोड्यूसेस ए लो वोल्टेज अराउंड 10 volts which is applied across the X-rated filament circuit. An auto transformer permits adjustment of the output voltage using movable contacts to change the number of windings in the circuits. एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो परमिट करता है आउटपुट वोल्टेज को मूवेबल कॉन्टैक्ट्स के साथ चेंज करने के लिए और वाइंडिंग्स को सर्किट्स में ऑटो चेक करने के लिए. ओके, सो नई रेक्टिफिकेशन. द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एन AC पावर सप्लाई फ्लोज अल्टरनेटली इन बोथ डायरेक्शंस resulting in a voltage waveform shaped like a sine wave. The electric current from AC power supply. अल्टरनेटिव जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग एक AC पावर सप्लाई को अल्टरनेटिव करंट को फ्लो करा रहे हैं तो बोथ डायरेक्शंस में जाएगा, रिजल्टिंग इन वोल्टेज वेव फॉर्म, जिससे कि वोल्टेज वेव फॉर्म बनेगी जो कि जिसका शेप होगा साइन वेव की तरीके से. इसका शेप किसकी तरीके से होगा? साइन वेव की तरीके से. एंड रेक्टिफिकेशन चेंजेस द AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज अक्रॉस द एक्सरेटिव. रेक्टिफिकेशन का क्या काम है? AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में ये चेंज करता है. रेक्टिफिकेशन इज अचीव्ड यूजिंग डायोड्स विच परमिट करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. रेक्टिफिकेशन डायोड्स को यूज करके अचीव किया जाता है. रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग? डायोड्स की मदद से करते हैं जो कि करंट को एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए हेल्प करता है, अलाउ करता है. एंड रेक्टिफिकेशन फॉर सिंगल फेज पावर सप्लाई नॉर्मली यूजेस 4 डायोड्स एंड इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन. जो सिंगल फेज पावर सप्लाई में रेक्टिफिकेशन डायोड यूज होते हैं उसमें 4 डायोड यूज होते हैं जिसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं. इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन देयर आर 2 pulses पर साइकिल्स ऑफ 1/60 सेकेंड. फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 2 पल्सेज होती हैं पर साइकिल, प्रति चक्र ऑफ 1/60 पर सेकेंड. AC इलेक्ट्रिसिटी ऑसिलेटिंग इज 60 साइकिल्स पर सेकेंड. अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑसिलेशन में 60 साइकिल्स पर सेकेंड होते हैं. ईच पल्स रेंजेस फ्रॉम 0 volts टू अ पीक मैक्सिमम वोल्टेज. द मैक्सिमम वोल्टेज इज नोन एज द KVP. KVP का मतलब है किलो वोल्टेज पीक. P stands for the peak. Rectification circuit is in 3 phase power supplies use a large number of diodes. रेक्टिफिकेशन सर्किट्स इन 3 फेज, तो 3 फेज पावर सप्लाईज होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में संख्या में डायोड्स को यूज किया जाता है. एंड नाउ लेट्स सी इट्स इमेज. ये है 3 फेज जनरेटर का जो कि ट्रांसफॉर्म होता है रेक्टिफिकेशन में इन द इनपुट वोल्टेज टू प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट वोल्टेज. एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 0 फेज का है, फिर 120 फेज का है, फिर 240 फेज का है जो कि तीनों कंपोजिट हो जाते हैं. एंड कंपोजिट होके ऐसे फिर ये ट्रांसफार्मर से इस तरीके का वेव फॉर्म करते हैं. एंड देन डायोड्स की मदद से रेक्टिफाई होते हैं. देन दिस कम्स एंड हियर दीज गॉट रिपल. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट्स. 3 phase rectification circuits are arranged in combinations of delta and Y circuits. 3 phase रेक्टिफिकेशन जो सर्किट होते हैं वो डेल्टा और वाई सर्किट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं. मैनी 3 phase पावर सप्लाईज जनरेट वेव फॉर्म्स दैट हैव आइदर 6 और 12 pulses per cycle of 160 seconds. Now voltage waveform.
वोल्टेज वेवफॉर्म इज अ प्लॉट ऑफ वोल्टेज ओवर टाइम। वोल्टेज वेवफॉर्म क्या है? ये है वोल्टेज ओवर टाइम। A constant high voltage is desired across the X-ray tube for X-ray production. जब एक्सरे प्रोडक्शन होना होता है तो हमें कांस्टेंट और हाई वोल्टेज की डिज़ायर होती है ताकि एक अच्छी इंटेंसिटी का एक्सरे प्रोडक्शन हो सके। इन प्रैक्टिस देयर इज सम वेरिएशन इन द वोल्टेज कॉल्ड रिपल। जनरली जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं तो कांस्टेंट नहीं, कभी कभी वेरिएशन आते हैं, तो उसको जो वेरिएशन आता है उसको रिपल बोलते हैं। द पीक वोल्टेज और किलो वोल्टेज, पीक इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज दैट क्रॉसेज द एक्सरे ट्यूब ड्यूरिंग ए कंप्लीट वेव फॉर्म साइकिल। किलो वोल्टेज पीक किसको कहते हैं? वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है जबकि हम एक्सरे ट्यूब से कंप्लीट कर रहे होते हैं एक वेव फॉर्म साइकिल को। द voltage waveform ripple is the maximum voltage minus the minimum voltage per cycle expressed as a percentage of the maximum voltage. Single phase system have 100% ripple। मतलब कि सिंगल फेज अगर सिस्टम है तो उसमें वोल्टेज में वेरिएशन आना ही है। एंड 3 फेज हैव 6 पल्सेस सिस्टम हैव 13% रिपल चांसेस। एंड 3 फेज अगर 12 पल्सेस का है तो इसमें 4% रिपल चांसेस होते हैं। एंड हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स हैव रिपल कंपेरेबल टू 12 पल्स सिस्टम्स। जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स होते हैं उसमें 12 पल्स सिस्टम होता है तो इसमें 4% रिपल का चांस होता है। एंड अभी हम लोग फिगर में इसको देखेंगे। द एवरेज और इफेक्टिव वोल्टेज विल बी स्लाइटली लोअर देन द पीक वोल्टेज। मोस्ट रिपल्स इन द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी आर रिलेटिवली स्मॉल, less than 10%. Nowadays in diagnostic radiology, KV and KVP are numerically similar. For this reason, KV rather than technically correct KVP is used. Generally KV and KVP सिमिलर होते हैं तो इसीलिए इस बुक में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसमें KVP वर्ड ही हम लोग यूज करेंगे। When the ripple is high, जब ripple means variation in the voltage is high लाइक 100% किस में होता है? सिंगल फेज जनरेटर्स में होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट द पीक वोल्टेज फ्रॉम द एवरेज वैल्यू एज द लेटर विल बी मच लोअर देन द अप्लाइड केवीपी। मतलब कि जब रिपल वेरिएशन हाई है तो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए पीक वोल्टेज को एवरेज वोल्टेज से, ताकि बाद में मच लोअर देन द अप्लाइड केवीपी, ताकि उसको अप्लाइड केवी से मच लोअर किया जा सके। ओके, इन अब देखते हैं हम लोग मेकिंग ऑफ एक्सरेज। एक्सरे प्रोडक्शन मतलब कैसे होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी अब तक हम लोग बेसिक्स में थे, अब हम लोग थोड़ा एंटर कर रहे हैं इसके अंदर। सो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। So X-ray tubes produce X-rays by accelerating electrons to high energies. The X-ray tube filament is heated to a high temperature which then emits electrons. जो X-ray tube filament होता है जनरली उसमें उसको हीट किया जाता है, करंट प्रोवाइड किया जाता है, फिर वो हाई टेम्परेचर पाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, निकालता है। A high voltage is applied between the filament. फिलामेंट कहाँ पे? कैथोड में हाई वोल्टेज दिया जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। एंड द टारगेट मतलब एनोड को भी हाई वोल्टेज दिया जाएगा। जनरली ऐसे देखिए, ये है हमारा जैसे कि एनोड, ये टारगेट, एनोड को हम लोग टारगेट बोलते हैं। एंड दिस इज हेयर कैथोड, दिस इज़ फिलामेंट, दिस इज़ ऑफ फिलामेंट, इसको कैथोड बोलते हैं। एंड दिस इज़ फिलामेंट। तो इसको जब वोल्टेज देंगे कैथोड को तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू द टारगेट एंड
by interacting with this target they will produce X-rays, and this all happening with the help of a high voltage. Okay, so let's study again. And electrons from the filament are accelerated away from the negatively charged filament and attracted by the positive voltage on the target. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैथोड में नेगेटिवली चार्ज होता है एंड एनोड में टारगेट में पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे कि ये लोग अट्रैक्ट होते हैं. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिलामेंट टू द टारगेट कंस्टिट्यूट्स ट्यूब करंट. ट्यूब करंट एम वहाँ पे प्रेजेंट होता है. व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रीच द टारगेट दे हैव ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ VeV, मतलब कि वोल्टेज इलेक्ट्रॉन या तो वोल्टेज होता है या इलेक्ट्रॉन वोल्टेज होता है, विच इज़ डिटरमाइंड सोलली बाय वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द फिलामेंट एंड टारगेट, जो कि फिलामेंट और टारगेट दोनों में ही वोल्टेज अप्लाई किया जाता है. एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड इन द टारगेट. जब टारगेट को टकराते हैं वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं. जब टारगेट जो है एनोड है उसमें मोस्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं. और मैमोग्राफी का जो टारगेट होता है उसमें हम लोग मोलिब्डेनम और रोडियम ये दोनों का यूज करते हैं. और जो हम लोग का नॉर्मल रेडियोलॉजी में होता है टंगस्टन प्लस रिहीनियम होता है, उसको यूज करते हैं. टंगस्टन प्लस रिहीनियम एंड मोलिब्डेनम में, और मैमोग्राफी में मोलिब्डेनम प्लस रोडियम का टारगेट यूज करते हैं हम लोग. व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट मटेरियल इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू हीट एंड एक्सरेज. जब एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एंड टारगेट में, जब कई सारे आ रहे हैं एंड टारगेट में स्ट्राइक करते हैं तो इसका मैक्सिमम 99% ऑफ एनर्जी जो कि हीट में कन्वर्ट हो जाता है एंड 1% ऑफ दियर एनर्जी वुड कन्वर्ट इनटू एक्सरेज. तो जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका क्या किस किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी, हीट में और एक्सरे में. एन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू एटॉमिक electrons in the target. Excitation occurs when atomic electrons are energized to higher energy states. जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, हायर एनर्जाइज्ड हो जाता है तो उसको जाके एक्साइट कर देता है. फिर आयोनाइजेशन का स्टेट आता है जो कि अकर्स व्हेन एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम. इसके लिए समझ लेते हैं हम लोग कैसे हो रहा है ये. जैसे कि ये है हमारा कैथोड एंड हियर दिस इज एनोड. अब इधर से चले हमारे इलेक्ट्रॉन्स. अभी अगर इसको एक, ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, these are orbitals एंड जो मैक्सिमम है इधर पे आए एंड इनका 99% ऑफ एनर्जी हीट में लॉस हो गया एंड 1% का जो गए इधर पे एक्साइट किया, इधर पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको, एंड इस इलेक्ट्रॉन ने इसकी जगह ले ली और ये इधर आ गया और इस इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल के बाहर कर दिया. तो इसको जब इधर इसको एक्साइट किया तो इसको एक्साइटेशन, जब ये बाहर चला गया तो इसको आयनाइजेशन बोलेंगे. ओके, गॉट इट? ओके, लेट्स मूव अहेड. इलेक्ट्रॉन्स ओनली पेनिट्रेट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. ये अभी देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही छोटी सी, बहुत ही थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए जाते हैं, लेस देन 1 मिलीमीटर के लिए.
into the anode before losing all of their kinetic energy. The target is embedded in an anode material that temporarily stores the heat produced in the target. जो इसका डिस्टेंस होता है 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, जो कि जाते जाते अपना 1 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज़ हो जाएगी. द टारगेट इज एम्बेडेड इन एन एनोड मटेरियल दैट temporarily stores the heat produced in the target. एंड नाउ इसका जो रेडिएशन प्रोडक्शन है 2 टाइप से होता है. नंबर 1 ब्रह्मस्लंग रेडिएशन एंड नंबर 2 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. तो ब्रह्मस्लंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन. ब्रह्मस्लंग मीन्स ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन इन जर्मन. ब्रह्मस्लंग एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड्स. जबकि हायर इंटेंसिटी के एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के या तो अराउंड जाएगा या तो न्यूक्लियस से प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम लोग ब्रह्मस्लंग रेडिएशन कहेंगे. एंड इसको द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन द टारगेट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सरे ट्यूब वोल्टेज. जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की जब वो टारगेट पे न्यूक्लियस पे इंसिडेंट करेगा तो उससे एक्सरे ट्यूब वोल्टेज से डिटरमाइन होगा. द वोल्टेज ऑफ 100 किलो वोल्ट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स विद 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्सेलरेटेड बाय द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. जब ये लोग न्यूक्लियस से टकराते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, न्यूक्लियस से इधर से टकराया और ऐसे अपनी डायरेक्शन बदल दिया, या फिर इधर से ऐसे डायरेक्शन बदल दिया, तो ये न्यूक्लियस से टकरा के अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं. एंड द एनर्जी लॉस्ट व्हेन द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन डिक्सेलरेट्स अपीयर्स एज एन एक्सरे फोटोन, जिसको अभी हम लोग फिगर में देखेंगे. ब्रह्मस्लंग प्रोसेस वेयर ए फ्रैक्शन. चलिए अभी देखते हैं हम लोग फिगर में कि कैसे ब्रह्मस्लंग रेडिएशन प्रोड्यूस होता है. तो ये रहा हमारा ब्रह्मस्लंग रेडिएशन का प्रोडक्शन. तो इसमें देखिए ये इधर से सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो इधर से न्यूक्लियस से डेविएट हुआ एनर्जी से और इधर से ऐसे निकल गया. फिर इसकी एनर्जी की वजह से ये इंटेंसिटी की एक्सरेज निकली. एंड ये जो न्यूक्लियस से डेविएट होके निकलते हैं इनमें हायर एनर्जी के एक्सरे मींस हायर इंटेंसिटी के एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं. एंड जब ऑर्बिटल से 2 ऑर्बिटल के डिफरेंस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है तब इसको कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन बोलते हैं. और इसको हम लोग मैमोग्राफी में यूज करते हैं. मैमोग्राफी में हमें ये वाला कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज देखने को मिलता है. तो देखते हैं इसके आगे. ब्रह्मस्लंग प्रोड्यूसेस ए कंटिन्यूअस रेंजेस ऑफ एक्सरेज एनर्जीज अप टू ए मैक्सिमम एनर्जी. जो ब्रह्मस्लंग है इसमें कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस होता है और इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी का मैक्सिमम एनर्जी का एक्सरेज प्रोड्यूस होता है. एन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कैन लूज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन ए ब्रह्मस्लंग इंटरेक्शन. एक एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर पूरा काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है जबकि ये ब्रह्मस्लंग इंटरेक्शन करता है. द मैक्सिमम ब्रह्मस्लंग प्रोटॉन एनर्जी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब.
जब एक्सरे ट्यूब से एक्सेलरेट होता है तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। ब्रेमस्लंग एक्सरे प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन द बोथ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। अगर एटॉमिक नंबर टारगेट का ज़्यादा होगा और उस केवी जो है वोल्टेज भी ज़्यादा देंगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं ब्रेमस्लंग के प्रोडक्शन के। एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक कैसे प्रोड्यूस होता है। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टारगेट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बाय द इंसिडेंट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मोस्ट एक्सरेज प्रोडक्शन इन रेडियोग्राफिक फ्लोरोस्कोपिक सिटी इमेजिंग आर वाया ब्रह्मस्लिंग। हाँ, ब्रह्मस्लिंग का जो जहाँ पे कंटिन्यूस एंड हाई एनर्जी का हम लोग को रेडिएशन चाहिए होता है, जैसे कि सिटी, फ्लोरोस्कोपी, रेडियोग्राफी में, डीआर वगैरह में, तो यहाँ पे हम लोग को ब्रह्मस्लिंग यूज करते हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक जो है ये टारगेट इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है एंड उनकी एनर्जी से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ओनली के सेल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर इम्पॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। के सेल जैसे कि ये है हमारा न्यूक्लियस एंड इसके आसपास ये ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स जैसे ये हो गया के ऑर्बिटल, ये एल ऑर्बिटल, देन दिस इज़ एम ऑर्बिटल। तो हमारे लिए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में सिर्फ के सेल के जो प्रोडक्शन होते हैं एक्सरेज के वही इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम लोग डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में नहीं यूज़ करते क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, जिसका डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में कोई भी रोल नहीं है। टू इजेक्ट ए के सेल इलेक्ट्रॉन द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी। अभी जैसे कि के सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अगर निकालना है तो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा नहीं होगी तो सीधी सी बात है ये इधर से नहीं होगा। अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी से कम एनर्जी हुई तो यहाँ पे ये हीट प्रोड्यूस हो जाएगा एंड अगर इसकी ज़्यादा हुई तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, इसको आयनाइज कर देगा एंड इसकी जगह खुद ले लेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। एंड द रिजल्टेंट वैकेंसी इज फिल्ड बाय एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, जो कि अब एल के सेल का है, निकाला गया तो उसका जगह कौन ले लेगा, एल सेल से इलेक्ट्रॉन आके के सेल की जगह ले लेगा। एंड द एनर्जी डिफरेंस इमिटेड एज कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। जब ये इधर से इधर आएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस रिलीज हुआ है उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन के तौर पे देखते हैं, मतलब जाना जाता है। के सेल एक्सरेज रिजल्ट फ्रॉम वैकेंसीज इन के सेल, एल सेल एक्सरेज फ्रॉम वैकेंसीज इन द एल सेल एंड सो ऑन। अभी जैसे कि के सेल और एल सेल के एनर्जीज हैं, इनके डिफरेंस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, दिस इज़ द के सेल, दिस इज़ द एल, दिस इज़ द एम सेल। तो इन दोनों के इसकी एनर्जी सपोज E2 है, इसकी E1 है, तो यहाँ पे जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा E2 माइनस E1 तो प्रोड्यूस होगा इसका जो भी आएगा। दिस इज हाउ एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज अकर ओनली एट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। इनकी एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं, लाइक द कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम इन द ब्रेमस्लंग में की तरह नहीं होता है कि कंटिन्यू निकल रहा है, इसमें डिस्क्रीट होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होता है। फॉर टंगस्टन के सेल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड्स 70 किलो वोल्ट। जो टंगस्टन इसमें अगर अप्लाइड किलो वोल्टेज 70 kV से ज़्यादा है तभी
एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं। एंड ए वोल्टेज ऑफ 70 kV से कम अगर वोल्टेज है विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स विथ काइनेटिक एनर्जी less than 70 kilo electron volt, which is sufficient to eject K cell electrons that have a binding energy of 70 kilo electron volt। K cell की हमारी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तभी ये K cell इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। फॉलोइंग द इजेक्शन ऑफ ए K cell इलेक्ट्रॉन द एक्सेस एनर्जी में ऑल्सो बी इमिटेड एज एन ऑगर इलेक्ट्रॉन। K cell इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेस एनर्जी इमिट कराती है इसको ऑगर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। K cell characteristic X-ray energies are always slightly lower than the K cell binding energy। जो K cell की करेक्टरिस्टिक एनर्जी होगी वो K cell की बाइंडिंग एनर्जी से हमेशा कम होगी। जैसे 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, तो जो इसकी करेक्टरिस्टिक एनर्जीज होंगी जब प्रोड्यूस होगा तो ये कम होगा, क्योंकि 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका बाइंडिंग एनर्जी है और एल सेल का जो बाइंडिंग एनर्जी है उन दोनों के डिफरेंस का जो आएगा वही प्रोड्यूस होगा। ओके, एंड नाउ एल सेल characteristic X-rays always accompany K cell X-rays, but these have very low energies and are absorbed by the X-ray tube glass envelope। एंड अभी हम लोग इसको फिनिश करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एल सेल करेक्टरिस्टिक एक्सरेज ऑलवेज अकम्पनाई के सेल। जो एल सेल के हैं जब के सेल का एक्साइट हो जाएगा तो एल सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के सेल के इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेंगे एंड जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही करेक्टरिस्टिक रेडिएशन के रूप में निकलेगा। बट दीज हैव वेरी लो एनर्जीज एंड आर अब्जॉर्ब्ड बाय द एक्सरे ट्यूब ग्लास एनवलप। एंड इसकी जो एनर्जीज होती हैं काफ़ी लो एनर्जीज होती हैं जो कि ग्लास एक्सरे का ग्लास एनवलप है उसमें एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। जनरली हम लोग करेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग मेमोग्राफी में यूज़ करते हैं जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ को हम लोग देखना होता है। ब्रेस्ट मेमोग्राफी में क्या होता है, ब्रेस्ट की इमेजिंग होती है। अगर आपको मेमोग्राफी के बारे में जानना है तो मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, पीछे आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा मेमोग्राफी के बारे में। तो आज इसके साथ ही हम लोग आज फिनिश करते हैं एंड आगे का जो भी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन नो एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट मी इन द comment box so that I can reply and understood your feedback, what do you guys exactly want. Thank you, see you soon in another very informative video for yourself, your and your friends. Thank you, bye bye.